Good morning, friends and my dear students. Yesterday we have discussed about the meaning of central bank and the function, that is um bank of issue, monopoly of currency issuing or currency authority function of the central bank. Then bankers to the government, bankers bank, and then comes the lender of the last resort. In this video we are continuing the same topic, and we will cover the rest of the function of the central bank, that is the clearinghouse function, then controller of the credit creation, and then custodian of foreign exchange. So let's begin. So the first, the now the next, that is the fifth function we are discussing today, is the custodian of foreign exchange. The question arises: what is foreign exchange? Foreign exchange is the currency of the other country. Foreign exchange is the currency of the other country. For example, for us, the dollar is the foreign exchange, US dollar is foreign exchange, pound is foreign exchange. किसी दूसरी कंट्री की जो करेंसी होती है वो हम उसे फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं. एंड हमें पता है कि साल ड्यूरिंग द ईयर वी अर्न द फॉरेन एक्सचेंज, वी ऑल्सो मेक द पेमेंट्स इन फॉरेन एक्सचेंज. जब भी हम किसी और कंट्री से डील करते हैं तो जो भी हमें पेमेंट करनी है या हम इनकम रिसीव करते हैं, वी रिसीव इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. या मोस्टली डॉलर होता है, यूएस डॉलर होता है, या जिस कंट्री से हम बिजनेस कर रहे हैं उस कंट्री की करेंसी में हम डील कर सकते हैं. So the point is that during the year we earn the foreign exchange because of export of the goods and services, because of the investment, हमने बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो हमें डिविडेंड मिल रहा है फॉरेन एक्सचेंज की टर्म्स में, या फिर कैपिटल रिसिप्ट्स, बोरिंग्स वगैरह भी हम कर सकते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं वो पर्सनल अकाउंट यानी प्राइवेट अकाउंट भी हो सकता है, एक प्राइवेट पर्सन भी कमा सकते हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी. Is it clear? Similarly, we need foreign exchange for import payments. For different reasons हमें foreign exchange की ज़रूरत पड़ सकती है. हमें import करने हैं goods and services, उनकी पेमेंट के लिए. हमें रीपेमेंट करने हैं लोन, हमने बाहर से लोन लिया था, अब उनको रीपेमेंट करना है, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ सकती है. सो जितना भी हम साल भर में फॉरेन एक्सचेंज कमाते हैं वो सब किसको बेचना होता है? आरबीआई को. RBI act as a custodian of foreign exchange. It means कोई भी जो भी इंडिविजुअल है कंट्री का, अगर उसने फॉरेन एक्सचेंज कमाया है वो अपने पास नहीं रख सकता. उसे वो फॉरेन एक्सचेंज किसको सेल करना पड़ेगा? आरबीआई को. सो इट मीन्स कि जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आएगा कंट्री में, बाहर की जो करेंसी आएगी वो ऑटोमेटिकली किसके पास जाएगी? आरबीआई के पास जाएगी. फॉर एग्जांपल, आप एक बिजनेसमैन हैं जिसने एक्सपोर्ट किया था $1 लाख का. तो जब आपने एक्सपोर्ट किया तो आपको $1 लाख मिल गए. अब वो $1 लाख आप अपने अकाउंट में नहीं रख सकते हैं, ना अपने घर में रख सकते हैं. अब $1 लाख आपको आरबीआई को सेल करने पड़ेंगे, या तो डायरेक्टली सेल करेंगे या फिर आप जो ऑथोराइज डीलर होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं, वो ऑथोराइज डीलर होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के, उनके थ्रू सेल करने पड़ेंगे. तो अब आप $1 लाख आरबीआई को दे देंगे और उसके एक्सचेंज में इंडियन करेंसी ले लेंगे जो भी उसके इक्विवेलेंट होगी. अगर सपोज $1 72 रुपये का है तो यानी $1 लाख के बदले में आपको 72 लाख रुपये, 72 लाख रुपीज़ आपको मिल जाएंगे. तो हुआ क्या, जो भी कमाया था डॉलर वो आप किसके पास चला गया? आरबीआई के पास. तो जितने भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जो भी सोर्स है, जिस सोर्स से भी फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, वो सारा फॉरेन एक्सचेंज कौन मेंटेन करेगा? आरबीआई विल मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. यानी वो सारा का सारा जो फॉरेन एक्सचेंज का ख़जाना है वो एक ही जगह जमा होगा, दैट इज़ आरबीआई इन इंडिया, एंड दैट इज़ सेंट्रल बैंक. सो सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. And second, it also act as a it also helps in maintaining the foreign exchange rate. अभी तो हमने फॉरेन एक्सचेंज की बात की थी. अब फॉरेन एक्सचेंज रेट, व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, $1 इक्वल टू 72 रुपी. तो जिस रेट से, ये प्राइस होता है जो हम पे करते हैं डोमेस्टिक करेंसी में इन ऑर्डर टू परचेज द 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी.
दैट इज़ कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे $1 इक्वल टू 72 रुपी, तो यानी हम 72 रुपये दे के 72 रुपी दे के $1 खरीद लेंगे। अब होता क्या है, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होता रहता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है और इसकी वजह से फ्लक्चुएशन होता रहता है। कभी $1 72 का हो जाएगा, वो कभी $1 73 रुपये का होगा, कभी $1 70 रुपये का हो जाएगा। सो इट मीन्स इट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। लेकिन ये फ्लक्चुएशन ना तो ज़्यादा अच्छी होती है ना बुरी होती है, और आरबीआई का ये काम भी है, सेंट्रल बैंक का ये भी काम है कि इस फॉरेन एक्सचेंज रेट को मेंटेन किया जाए, इसकी एक लिमिट तक इसको मेंटेन किया जाए। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता जाएगा उससे हमारे इंपोर्ट्स महंगे होते चले जाएंगे, सो विच इज़ नॉट गुड फॉर द इकॉनमी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई सेंट्रल बैंक के पास ही फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन है। सो बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन ओपन मार्केट इट हेल्प्स टू मेंटेन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। जब फॉरेन एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए सेंट्रल बैंक फॉरेन करेंसी को, फॉरेन एक्सचेंज को बेचता और ख़रीदता है, उसे हम मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं। और क्योंकि आरबीआई के पास ही, सेंट्रल बैंक के पास ही फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व है, तो उसको बेचने और ख़रीदने का भी सोल अथॉरिटी आरबीआई और सेंट्रल बैंक के पास ही होती है। सो एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इट मेंटेन्स द रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इट मेंटेन्स द फॉरेन एक्सचेंज रेट through the managed floating, and it also act as a agent of the government in respect of the country's membership in IMF, Indian Monetary Fund में कंट्री को रिप्रेजेंट करने का काम भी कौन करता है, आरबीआई ही करता है। So this is the function, this is how the central bank act as a custodian of foreign exchange. Now comes the next function, that is clearing house function. What is clearing house function? We know that कि अक्सर हम पेमेंट्स चेक के थ्रू करते हैं, तो एक बैंक के पास दूसरे बैंक के चेक्स आते हैं। सो इस तरह से हर बैंक को दूसरे बैंक से क्लेम्स लेने होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड इंटर बैंकिंग क्लेम्स, और हम स्पेशली चेक्स की बात कर रहे हैं। तो उन चेक्स को सेटलमेंट करने का काम भी कौन करता है, अमंग द कमर्शियल बैंक्स के जो जितने भी एक दूसरे के पास चेक्स आ रहे हैं, उन चेक्स को क्लियर करने का काम भी कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। सेंट्रल बैंक क्या करता है कि मेजर सिटीज़ में, मेजर ट्रेड सिटीज़ में एक डिपार्टमेंट ओपन करता है। उस डिपार्टमेंट का नाम होता है क्लियरिंग हाउस। उस क्लियरिंग हाउस में डिफरेंट बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं चेक्स लेके, उनके पास जो जिस बैंक के चेक्स आते हैं उन चेक्स को लेकर उनको डिपॉजिट कर दिया जाता है। अब सेंट्रल बैंक के पास हमें ये भी पता है कि कमर्शियल बैंक के रिजर्व्स होते हैं, डिपॉजिट्स होते हैं, यानी कमर्शियल बैंक की जो सेविंग्स एंड डिपॉजिट्स हैं वो सेंट्रल बैंक के पास मेंटेन होती है। तो हम समझते हैं इसको, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे एक सेंट्रल बैंक क्लियरिंग हाउस का फंक्शन परफॉर्म करता है। यहाँ पे 3 पर्सन है, 3 persons आर देयर, ए, बी एंड सी। ए हैज़ अकाउंट इन एक्सिस बैंक, A has account in Axis Bank, B has account in SBI Bank, and C has account in Axis Bank. Now see transaction क्या हुआ, A ने पेमेंट करनी है B को 50,000 की, and he wrote a check. A ने चेक लिख के दे दिया 50,000 का, किसके फेवर में, B के फेवर में, यानी, और B ने क्या किया, वो चेक लेकर SBI में अपने अकाउंट में सबमिट करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया। इसका मतलब है SBI के पास एक्सिस बैंक का चेक आ गया, और इसका मतलब है SBI ने 50,000 रुपये लेने एक्सिस बैंक। तो ये पहला पार्ट हो गया। नाउ B हैज़ टू मेक अ पेमेंट टू C ऑफ ₹1 लाख। B ने पेमेंट करनी है C को 1 लाख रुपये की, क्लियर। तो अब B ने क्या किया, अपने चेक, SBI का एक चेक उस ड्रॉ कर दिया, एक चेक बनाकर दे दिया C के फेवर में 1 लाख रुपये का। अब C को जब ये चेक मिला, SBI का चेक मिला, उसने क्या किया, अपने अकाउंट में जाकर ये चेक लगा दिया। इसका मतलब है अब एक्सिस बैंक के पास SBI का चेक आ गया 1 लाख का, और इन सिंपलर वर्ड एक्सिस बैंक को SBI से 1 लाख रुपए लेने हैं। तो अब इन दोनों बैंक्स में क्या हो गया, फिर से SBI को लेने हैं एक्सिस बैंक से 50,000,
और एक्सिस बैंक ने लेने हैं एसबीआई से 1 लाख। अब क्या करेंगे, या तो ये तरीका हो कि एसबीआई का रिप्रेजेंटेटिव एक्सिस बैंक के पास जाए और कहे कि भाई हमारे 50,000 रुपये दे दे, और एक्सिस बैंक का रिप्रेजेंटेटिव एसबीआई के पास जाए, भैया आपके 1 लाख का चेक आया हुआ है, आप हमें वो पैसे दे दीजिए। अगर हम इस तरह से ट्रांजेक्शन करने लगे बैंक्स, तो उससे क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा और बहुत कन्फ्यूजन्स होंगी, बहुत लेबर लगेगी। कैश यानी 1.5 लाख रुपए होने चाहिए तो ये कैश ट्रांजेक्शन्स होगा, कैश की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए अब एसबीआई ने क्या किया, सेंट्रल बैंक ने क्या किया, एक अलग से क्लियरिंग हाउस बना दिया, एक अलग से क्लियरिंग हाउस, एक ऑफिस बना दिया। अब एसबीआई का रिप्रेजेंटेटिव भी इस क्लियरिंग हाउस डिपार्टमेंट में जाएगा और एक्सिस बैंक का, और वहाँ पे ये चेक्स आपस में डिपॉजिट कर देंगे। अब क्या करेंगे, सेंट्रल बैंक के पास ऑलरेडी इन दोनों के अकाउंट हैं, पैसे हैं, तो अब देख रहे हैं कि इस ट्रांजैक्शन को इस तरह से भी सेटल किया जा सकता है कि एसबीआई ने 50,000 लेने थे, जबकि एसबीआई ने 1 लाख रुपए देने एक्सिस बैंक को। तो सिंपल सा ट्रांजैक्शन है कि एसबीआई के अकाउंट को 50,000 से डेबिट कर दिया जाए और एक्सिस बैंक के अकाउंट को 50,000 से प्लस कर दिया जाए, क्रेडिट कर दिया जाए। इस तरह से 1.5 लाख की रिक्वायरमेंट की जगह 50,000 की एक ट्रांजैक्शन, एक एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम पे बेस्ड एक एंट्री कर दी गई। एंड दिस इज हाउ कि सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फंक्शन। इट हेल्प्स इन द सेटलमेंट ऑफ इंटर बैंकिंग क्लेम्स, दैट इज चेक। तो क्या हुआ कि एसबीआई, सिंपल सी बात है, एसबीआई ने ओवरऑल देखा जाए तो एसबीआई ने 50,000 देने थे एक्सिस बैंक को, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा, एसबीआई का जो अकाउंट है उसके पास उसमें से 50,000 माइनस कर देगा और एक्सिस बैंक के अकाउंट में 50,000 प्लस कर देगा। इस तरह से एक सेंट्रल बैंक ने क्लियरिंग हाउस का फंक्शन निभाया और जो इंटर बैंकिंग क्लेम्स थे उन इंटर बैंकिंग क्लेम्स को सेटल करने में हेल्प किया। अब इसके बेनिफिट क्या हुए, ये टाइम सेविंग रहा कि सबको क्लियरिंग हाउस में आना है, एक दूसरे के पास नहीं जाना। अभी तो हमने सिंपल एक एग्जांपल लिया है, अगर सपोज एसबीआई के पास एक्सिस के आते हैं और भी जितने बैंक से सबके आते हैं, तो सबके पास पर्सन को भेजें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। तो क्या हुआ, एज अ क्लियरिंग हाउस जब सेंट्रल बैंक ने ये फंक्शन दिया, उससे टाइम सेव हो गया बैंक्स का, और साथ ही साथ लेबर भी सेव हो गई, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कैश की रिक्वायरमेंट कम हो गई इकॉनमी में। सिर्फ 50,000 की एक एंट्री पास करने से ये ट्रांजैक्शन सेटल्ड हो गया। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ क्लियरिंग हाउस फंक्शन। और ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन की जो फैसिलिटी होती है, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द कमर्शियल बैंक, ये कमर्शियल बैंक को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। सो दिस इज़ हाउ द क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब है, इट हेल्प्स इन द सेटलमेंट ऑफ चेक्स, इंटर बैंकिंग जो चेक्स होते हैं, इंटर बैंकिंग क्लेम्स होते हैं, उनको सेटल करने में हेल्प करता है। नाउ कम्स द नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। We know that the banking system is called the producer of the money. Banking system include the central bank and the commercial bank. सेंट्रल बैंक तो नोट इशू करता है, नोट प्रिंट करता है, इसलिए वो प्रोड्यूसर है। लेकिन कमर्शियल बैंक को क्यों प्रोड्यूसर कहा गया, क्योंकि वो क्रेडिट के थ्रू, लोन क्रिएशन के थ्रू मनी सप्लाई में कंट्रीब्यूट करता है। और जितना जो सेंट्रल बैंक है वो इस कमर्शियल बैंक की लोन क्रिएशन कैपेसिटी को कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है। अब कमर्शियल बैंक कैसे लोन क्रिएट करते हैं, कमर्शियल बैंक सेविंग्स, लोगों की जो पब्लिक की जो सेविंग्स आते हैं उसके बिहाफ पे लोन क्रिएट करते हैं। तो समटाइम्स व्हाट हैपन, अगर बैंक ज़्यादा लोन दे रहा है पब्लिक को, उससे इन्फ्लेशन हो सकता है इकॉनमी में, क्योंकि लोगों के पास पैसा आ रहा है, दे आर डिमांडिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे इन्फ्लेशन होगा, प्राइसेस बढ़ेंगे। एंड समटाइम्स द बैंक गिव्स लेस लोन, कई बार ऐसा भी होता है कि बैंक कम लोन दे रहा है, स्ट्रिक्ट हो गया लोन देने में, तो उससे डिफ्लेशन भी हो सकता है। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो कमर्शियल बैंक की ये लोन देने की पावर है, उसको कम और ज़्यादा कौन कर सकता है, दैट इज़ डन बाय द सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक के पास क्या है, सेंट्रल बैंक के पास कुछ रेशियोज हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ मेथड्स हैं। दिस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव मेथड में CRR, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, ये सब आते हैं। और क्वालिटेटिव मेथड में आते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट राशनिंग, मॉरल सुएशन, डायरेक्ट एक्शन, ये सब आते हैं। ये अपने आप में एक टॉपिक है जो हम
लेटर वीडियो में कवर करेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे इनके नेम ही मेंशन है। हमें ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल बैंक का ये भी फंक्शन है कि वो जो कमर्शियल बैंक्स की लोन क्रिएशन पावर है उसको कंट्रोल करने में करता है। उनको उस पावर को बढ़ा भी सकता है, उनकी कैपेसिटी को भी बढ़ा सकता है, क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को बढ़ा भी सकता है और क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी को कम भी कर सकता है। सो दैट वाज द टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने फंक्शन डिस्कस किए कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, that it maintains the foreign exchange reserve, it controls the foreign exchange rate, and it represents the government in IMF, International Monetary Fund. Then we have discussed the clearing house function, कि किस तरह से एक सेंट्रल बैंक डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स के जो चेक्स होते हैं उनकी सेटलमेंट करने में हेल्प करता है। उनके लिए मेजर सिटीज़ में ट्रेड सेंटर्स में एक सेपरेट डिपार्टमेंट ओपन किया गया जिन्हें हम क्लियरिंग हाउसेस करते हैं, और उससे क्या होता है, टाइम सेव होता है, कैश की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है इकॉनमी में। आई होप आज के लेक्चर से आपको ये फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे। काइंडली वॉच द वीडियो, share the video and subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.